सभी को नमस्कार। क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा। बढ़ते रहे बस मंजिलों की ओर, बढ़ते रहे बस मंजिलों की ओर, हमें कुछ मिले या न मिले, तजुर्बा तो कुछ नया होगा, तजुर्बा तो कुछ नया होगा। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल और उसमें हमने पढ़ा था कल पूर्वी मैदानी प्रदेश। कौन सा प्रदेश पढ़ा था? पूर्वी मैदानी प्रदेश को हमने पढ़ा था। पूर्वी मैदानी प्रदेश। देखिए, पूर्वी मैदानी प्रदेश में हमने चर्चा की थी कि यहाँ पर ये जनसंख्या की दृष्टि से यहाँ पर कुल कितनी जनसंख्या निवास करती है और यह राज्य में कितना प्रतिशत फैला हुआ है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि पूर्वी मैदानी प्रदेश है, यहाँ पर राज्य की लगभग 39% जनसंख्या निवास करती है। कितनी प्रतिशत? राज्य की 39% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। इसके बाद में हमने पढ़ा था कि यहाँ पर पूर्वी मैदानी प्रदेश का विस्तार राज्य में 23% भाग पर ये फैला हुआ है। यानी पूर्वी मैदानी प्रदेश अगर जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पर लगभग 39% जनसंख्या निवास करती है। और हम चर्चा करें कि यह राज्य में कितना प्रतिशत क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है, तो दोस्तों यह 23% क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति किससे हुई है। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति हमने पढ़ी थी कि गंगा और यमुना नदियों द्वारा लाई गई मृदा के जमाव के कारण इसकी उत्पत्ति हुई है। यानी प्लेइस्टोसीन काल के प्रारंभ में पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति मानी जाती है। इसके बाद में हमने पढ़ा कि पूर्वी मैदानी प्रदेश में महत्वपूर्ण या सर्वाधिक विस्तार किस मिट्टी का है। तो दोस्तों, सर्वाधिक विस्तार है जलोढ़ मृदा का। किसका था? जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक यहाँ पर विस्तार था। जलोढ़ मृदा का यहाँ पर विस्तार था, जिसे कांप मृदा, दोमट मृदा और इसका वैज्ञानिक नाम है एल्फी सोल मिट्टी। एल्फी सोल मिट्टी यानी इस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी का नाम है दोस्तों जलोढ़ मिट्टी, जिसे कहा जाता है कांप मृदा और दोमट मृदा और जिसका वैज्ञानिक नाम है एल्फी सोल मिट्टी। कौन सी मिट्टी? एल्फी सोल मिट्टी। जो पूर्वी मैदानी प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार है वह है जलोढ़ मिट्टी का। किस मिट्टी का? जलोढ़ मिट्टी का। इस मिट्टी की महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि यहाँ पर ये जो मिट्टी है यह सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। और सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी के कारण यहाँ पर कृषि की क्या है? सर्वाधिक संभावना बनी हुई है। यानी सर्वाधिक कृषि की क्या है? संभावना है। अगर यहाँ पर सर्वाधिक कृषि की संभावना है तो दोस्तों यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। क्या करती है? सर्वाधिक जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है, क्योंकि ये 23% क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। लेकिन यहाँ पर 39% लगभग जनसंख्या निवास करती है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्या है? भौतिक प्रदेश है। और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देखें तो दोस्तों यह है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है।
जनसंख्या घनत्व वाला क्या है, प्रदेश है। इसके बाद में हमने पढ़ा था कि पूर्वी मैदानी प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है। क्या पढ़ा था कि पूर्वी मैदानी प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है, ये हमने कल पढ़ा था। और आज हम चर्चा करेंगे पुनः कि पूर्वी मैदानी प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है, जिसमें हमने पढ़ा था कल कि चंबल बेसिन और बाणगंगा बेसिन व बनास बेसिन और माही बेसिन। तो हमने चर्चा इससे पहले चर्चा की है चंबल बेसिन की, और आज हम चर्चा करेंगे बनास बेसिन व बाणगंगा बेसिन। देखिए दोस्तों, पूर्वी मैदानी प्रदेश कौन सा प्रदेश है, पूर्वी मैदानी प्रदेश। जब बात पूर्वी मैदानी प्रदेश के वर्गीकरण की आती है तो दोस्तों पूर्वी मैदानी प्रदेश का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। क्या किया गया है, वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। कितने भागों में, 3 भागों में किया गया है, जिसमें सबसे पहले है दोस्तों चंबल बेसिन। कौन सा बेसिन है, चंबल बेसिन। चंबल बेसिन, और इसके बाद में दूसरा बेसिन है बनास बेसिन या और बाणगंगा बेसिन। बाणगंगा बेसिन, और 3 नंबर है दोस्तों कौन सा बेसिन, माही बेसिन। कौन सा बेसिन है, माही बेसिन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पूर्वी मैदानी प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों पूर्वी मैदानी प्रदेश को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें चंबल बेसिन व बनास और बाणगंगा बेसिन और माही बेसिन। हमने कल पढ़ा था चंबल बेसिन को। किसको पढ़ा था, चंबल बेसिन को पढ़ा था। और चंबल बेसिन में हमने क्या पढ़ा था, बीहड़ क्षेत्र क्या है। क्या पढ़ा था, बीहड़ क्षेत्र क्या है। तो हमने पढ़ा था कि बीहड़ क्षेत्र यानी नदियों के द्वारा मिट्टी का और नाली का अपरदन के दौरान जो खड्डे बन जाते हैं उसे बीहड़ क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बीहड़ क्षेत्र कहा जाता है। और आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक बीहड़ क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में है, तो आपको बताना है धौलपुर जिले में। किस जिले में है, धौलपुर जिले में है। और इसके बाद में हमने पढ़ा था डांग क्षेत्र। क्या पढ़ा था, डांग क्षेत्र। तो डांग क्षेत्र में मुख्य रूप से धौलपुर जिला, करौली जिला व सवाई माधोपुर जिले आते हैं डांग क्षेत्र के अंतर्गत। और आपसे पूछा जाए कि डांग की रानी किस जिले को कहा जाता है, डांग की रानी किस जिले को कहा जाता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए करौली जिला। क्या होना चाहिए, करौली जिला, जिसे डांग की रानी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि डांग की रानी की संज्ञा किस जिले को दी गई है, तो आपको बताना है दोस्तों करौली जिले का। किसको, करौली जिले को डांग की रानी कहा गई है। और इसके बाद में आज हम चर्चा करेंगे बनास व बाणगंगा बेसिन की। किसकी चर्चा करेंगे, बनास व बाणगंगा बेसिन की। तो देखिए बनास व बाणगंगा बेसिन,
बनास या बाणगंगा बेसिन, बाणगंगा बेसिन, बनास व बाणगंगा बेसिन की हम बात करें तो इस बेसिन के अंदर हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? पीडमांट का मैदान। कौन सा मैदान? पीडमांट का मैदान, मैदान। और इसके बाद हम पढ़ेंगे खेराड़ का मैदान, खेराड़ का मैदान। और इसके बाद हम पढ़ेंगे रोही का मैदान। क्या पढ़ेंगे? रोही का मैदान। यानी जब बात बनास व बाणगंगा बेसिन की आती है तो आपको याद होना चाहिए कि इसमें हमने पीडमांट का मैदान पढ़ना है, इसमें हमने खेराड़ का मैदान पढ़ना है और इसमें हमें रोही का मैदान पढ़ना है। क्या पढ़ना है? रोही का मैदान पढ़ना है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि पीडमांट का मैदान कहाँ स्थित है। किसकी चर्चा करेंगे? कि पीडमांट का मैदान कहाँ स्थित है। पीडमांट का मैदान पीडमांट का मैदान, पीडमांट का मैदान कहाँ स्थित है? तो हम देखते हैं कि राजसमंद जिले के, किस जिले के? राजसमंद जिले के खमनोर की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? खमनोर की पहाड़ी। खमनोर की पहाड़ी से एक नदी निकलती है। क्या निकलती है? एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम क्या है? बनास नदी। क्या नाम है? बनास नदी। यानी राजसमंद जिले के खमनोर की पहाड़ी से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है बनास नदी। क्या नाम है? बनास नदी। यहां से ये नदी निकलने के बाद चित्तौड़गढ़ जिले की सीमा बनाती है और उसके बाद में यह नदी भीलवाड़ा जिले की सीमा बनाती है। किस जिले की? भीलवाड़ा। और उसके बाद में ये नदी अजमेर की सीमा बनाती है, अजमेर की सीमा बनाती है। और इसके बाद में टोंक, और इसके बाद में सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर के निकट ये नदी किस नदी में मिल जाती है? चंबल नदी में। किस में मिल जाती है? चंबल नदी में ये मिल जाती है, चंबल नदी में। देखिए दोस्तों, जब पीडमांट के मैदान की हम बात कर रहे हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि राजसमंद जिले के खमनोर की पहाड़ी से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है बनास नदी। क्या नाम है? बनास नदी, जो चित्तौड़गढ़ जिले में प्रवाहित होने के बाद भीलवाड़ा जिले की सीमा बनाते हुए अजमेर जिले में जाती है और टोंक जिले में बहने के बाद में ये सवाई माधोपुर जिले के खंडार तहसील, कौन सी तहसील है? खंडार तहसील, खंडार तहसील और पादरला गांव, खंडार तहसील व पादरला गांव के पास रामेश्वर के निकट, किसके निकट है? रामेश्वर धाम के निकट
रामेश्वर धाम के निकट यह नदी चंबल नदी में मिल जाती है। किस नदी में? चंबल नदी में। तो यह तो है बनास नदी जो राजसमंद के कमनौर की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और चित्तौड़गढ़ में यह प्रवाहित होने के बाद में ये भीलवाड़ा जिले में जाती है, इसके बाद में अजमेर जिले में, और ये टोंक को बराबर दो भागों में विभाजित करती है। किसको? टोंक को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली कौन सी नदी है? तो आपको बताना है बनास नदी। और झुंझुनू जिले को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली कौन सी नदी है? कांतली नदी। कौन सी नदी है? कांतली नदी। और इसके बाद में ये नदी सवाई माधोपुर के निकट, कहां पर? जो सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट है उसकी खंडार तहसील, कौन सी तहसील? खंडार तहसील और पादरला गांव के पास, किसके पास है? पादरला गांव के पास रामेश्वर धाम के पास ये नदी चंबल नदी में मिल जाती है। कहां में जाती है? चंबल नदी में। अब बात करते हैं पीडमांट का मैदान क्या है। क्या? पीडमांट का मैदान तो राजसमंद से लेकर, कहां से लेकर? राजसमंद से लेकर भीलवाड़ा के मध्य राजसमंद से लेकर भीलवाड़ा के मध्य बनास नदी द्वारा निर्मित मैदान को बनास नदी द्वारा निर्मित मैदान को पीडमांट का मैदान कहा जाता है। किसका मैदान है? पीडमांट का मैदान कहा जाता है। यानी राजसमंद से लेकर भीलवाड़ा के मध्य स्थित यानी बनास नदी द्वारा निर्मित मैदान को पीडमांट का मैदान कहा जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पीडमांट का मैदान किसे कहा जाता है। तो राजसमंद से लेकर भीलवाड़ा के मध्य जो बनास नदी द्वारा निर्मित मैदान है उसे क्या कहा जाता है? पीडमांट का मैदान कहा जाता है। इसके बाद में जो प्रश्न पूछा जाता है कि पीडमांट का मैदान का संबंध किससे है? क्या पूछा जाता है? यानी कि पीडमांट के मैदान का संबंध किससे है? संबंध किससे है? वह किस प्रदेश में स्थित है? किस प्रदेश में स्थित है? आपके सामने दो प्रश्न है कि पीडमांट का मैदान किस भौतिक प्रदेश से संबंधित है, वह किस भौतिक प्रदेश में ये स्थित है। जब बात स्थिति की आती है तो यह पीडमांट का मैदान स्थित है अरावली प्रदेश में। किस प्रदेश में? अरावली प्रदेश में। और जब संबंध की बात आती है तो पीडमांट का मैदान का संबंध है पूर्वी मैदानी प्रदेश से। किसे है? पूर्वी मैदानी प्रदेश से। तो ये दो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जा सकता है कि पीडमांट का मैदान किस भौतिक प्रदेश में स्थित है, तो आपको बताना है अरावली प्रदेश में। और किस प्रदेश से संबंध है तो आपको बताना है पूर्वी मैदानी प्रदेश। अब हम चर्चा करेंगे, अगला है अपना खिराड़ी प्रदेश। कौन सा प्रदेश? खिराड़ का प्रदेश। नंबर 2 पर पढ़ेंगे, कौन सा प्रदेश है? खिराड़ का प्रदेश। खिराड़ का प्रदेश क्या है? तो देखिएगा कि भीलवाड़ा भीलवाड़ा में स्थान पूछा जाए तो जहाजपुर यानी भीलवाड़ा से लेकर, कहां से लेकर? भीलवाड़ा से लेकर टोंक जिले के मध्य का जो
बनास नदी द्वारा निर्मित मैदान को कहा जाता है खेराड़ प्रदेश। कौन सा प्रदेश कहा जाता है? खेराड़ का प्रदेश कहा जाता है। यानी जहाजपुर भीलवाड़ा से लेकर टोंक जिले के मध्य का क्षेत्र यानी बनास नदी द्वारा निर्मित मैदान को खेराड़ का मैदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खेराड़ का मैदान कहा जाता है। और इस क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? खेराड़ी। कौन सी बोली है? खेराड़ी बोली है। और खेराड़ी बोली में आपसे पूछा जाए कि खेराड़ी बोली कितनी भाषाओं का मिश्रण है, तो आपको बताना है 3 भाषाओं का मिश्रण है, जिसमें मेवाड़ी व हड़ौती व ढूंढाड़ी बोली। कौन सी बोली? ढूंढाड़ी बोली। तो खेराड़ी भाषा 3 भाषाओं का मिश्रण रूप है, मेवाड़ी, हड़ौती, ढूंढाड़ी। मेवाड़ी, हड़ौती व ढूंढाड़ी। तो ये 3 भाषाओं का क्या है? मिश्रण है। तो आपसे पूछा जाए कि खेराड़ का प्रदेश या मैदान कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है जहाजपुर भीलवाड़ा से लेकर टोंक के मध्य का जो बनास नदी द्वारा निर्मित मैदान है उसे खेराड़ मैदान कहा जाता है। और यहाँ पर बोली जाने वाली भाषा है खेराड़ी, जिसमें जो 3 भाषाओं की 3 बोलियों का मिश्रण रूप है, मेवाड़ी, हड़ौती व ढूंढाड़ी। अगला प्रदेश है, अगला मैदान है रोही का मैदान। कौन सा मैदान है? रोही का मैदान। देखिए रोही का मैदान, जब बात रोही के मैदान की आती है तो जयपुर जिले के बैराट की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी? बैराट की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है। उस नदी का नाम है बाणगंगा नदी। यानी जयपुर के बैराट की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है, उस नदी का नाम है बाणगंगा नदी। क्या नाम है? बाणगंगा नदी। और यहां से ये नदी निकलने के बाद दौसा, भरतपुर से ये नदी होती हुई किस नदी में मिल जाती है? यमुना नदी में अपना जल गिराती है। यमुना नदी में अपना जल गिराती है। यमुना नदी में जल क्या होती है? गिराती है। वह कौन सी नदी है? बाणगंगा नदी है। यानी जयपुर की बैराट की पहाड़ी से बाणगंगा नदी का उद्गम होता है। वह दौसा जिले में बहती हुई भरतपुर जिले में प्रवाहित होकर ये नदी यमुना नदी में चली जाती है। और यानी कि अब यमुना नदी में अपना पानी डाल देती है। और जहां पर बात कर रहे थे कि रोही का मैदान क्या है, तो यहां से लेकर जो भरतपुर जिले के मध्य का जो क्षेत्र है, भरतपुर जिले के जो मध्य का जो क्षेत्र है उसे कहा जाता है रोही का मैदान। क्या कहा जाता है? रोही का प्रदेश कहा जाता है। यानी जो रोही का मैदान क्षेत्र है, जयपुर से लेकर भरतपुर के मध्य का जो बाणगंगा नदी द्वारा जो निर्मित मैदान है उसे रोही का मैदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोही का मैदान कहा जाता है। या फिर आपसे पूछा जाए कि रोही का मैदान
किन दो नदियों के बीच का दोआब क्षेत्र है? क्या क्षेत्र है? दोआब क्षेत्र है। तो आपको बताना है बाणगंगा नदी और यमुना नदी के बीच यानी दोआब क्षेत्र का प्रदेश है। तो और पूछा जाए कि घग्गर नदी किसके दोआब क्षेत्र में सम्मिलित है, तो आपको बताना है सतलज नदी व घग्गर नदी के बीच का जो मैदान क्षेत्र है उसे दोआब क्षेत्र कहा जाता है, यानी जो घग्गर का मैदान कहलाता है। क्या कहलाता है? घग्गर का मैदान। तो ये रोही का मैदान बाणगंगा और यमुना नदी के बीच का यानी दोआब क्षेत्र है, उसे कहा जाता है रोही का मैदान। क्या कहा जाता है? रोही का मैदान। तो ये तो हमने बात की थी किसकी? बनास बेसिन व बाणगंगा बेसिन, जिसमें हमने पढ़ा पीडमांट का मैदान, खिराड़ का प्रदेश व रोही का प्रदेश। अब हम पढ़ेंगे कौन सा बेसिन? माही बेसिन। कौन सा बेसिन पढ़ेंगे? माही बेसिन पढ़ेंगे। और माही बेसिन के अंतर्गत देखें तो हम पढ़ेंगे छप्पन का मैदान। कौन सा मैदान? छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान और कांठल का मैदान, कांठेल का मैदान और वागड़ का क्षेत्र। यानी जब बात आती है माही बेसिन की तो हम इसमें पढ़ेंगे छप्पन का मैदान, कांठल का मैदान व वागड़ का क्षेत्र कौन सा है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे छप्पन का मैदान। कौन सा मैदान पढ़ेंगे? छप्पन का मैदान। जबकि छप्पन की पहाड़ियां स्थित है बाड़मेर जिले में और छप्पन का मैदान है कहां पर? बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिले में। तो सबसे पहले हम देखेंगे छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान क्या है? छप्पन का मैदान पढ़ते हैं तो देखिएगा ये अपना है दक्षिणी राजस्थान। क्या है? दक्षिणी राजस्थान है। और हम चर्चा करें कि यह जिला है बांसवाड़ा और यह है प्रतापगढ़ और यह है डूंगरपुर जिला। कौन सा है? डूंगरपुर जिला। यानी ये तो है प्रतापगढ़, ये है बांसवाड़ा, ये है डूंगरपुर जिला। डूंगरपुर जिला। हम बात करें छप्पन के मैदान की। किसकी बात करें? छप्पन के मैदान क्या है? तो देखिएगा छप्पन का मैदान, यहां जो राज्य लगता है मध्य प्रदेश। कौन सा? एमपी। और एमपी राज्य के विंध्याचल पर्वत से, किस पर्वत से? विंध्याचल पर्वत से विंध्याचल पर्वत से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी का उद्गम होता है जो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है और यानी कि मध्य प्रदेश के विंध्याचल पहाड़ी से एक नदी, पर्वत से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी।
अब हम चर्चा कर रहे थे कि 56 का मैदान क्या है। कौन सा मैदान है? 56 का मैदान क्या है? तो देखिए 56 का जो मैदान है वह मैदान 56 का जो मैदान है वह मैदान बांसवाड़ा व प्रतापगढ़, यानी बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के मध्य जो 56 गांव का समूह या 56 नदी नालों का समूह, नदी नालों का समूह क्या कहलाता है? 56 का मैदान कहलाता है। क्या कहलाता है? 56 का मैदान कहलाता है। यानी बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के मध्य का भाग, यानी जो 56 गांव का समूह या 56 नदी नालों का समूह क्या कहलाता है? 56 का मैदान कहलाता है। क्या कहलाता है? 56 का मैदान कहलाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 56 का मैदान कौन सा कहलाता है। तो आपको बताना है कि बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के मध्य जो 56 गांव का समूह या 56 नदी नालों का समूह क्या कहलाता है? 56 का मैदान कहलाता है। दूसरा हम बात करें कंठल का प्रदेश। कौन सा प्रदेश है? कंठल का प्रदेश। कंठल का प्रदेश कौन सा प्रदेश है? कंठल का प्रदेश, यानी माही नदी के किनारे, किसके किनारे? माही नदी के किनारे, माही नदी के किनारे प्रतापगढ़ जिले का जो तटवर्तीय भाग है, यानी जो तटवर्तीय मैदान क्षेत्र है उसे कहा जाता है कंठल का प्रदेश। क्या कहा जाता है? कंठल का प्रदेश कहा जाता है। तो कंठल का प्रदेश किसे कहा जाता है? कि माही नदी के किनारे, किस नदी के किनारे? माही नदी के किनारे जो प्रतापगढ़ का जो तटवर्तीय प्रदेश है उसे कहा जाता है कंठल का प्रदेश। किसका प्रदेश है? कंठल का प्रदेश कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि 56 का मैदान, तो आपको बताना है कि बांसवाड़ा व डूंगरपुर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिले के बीच का जो 56 गांव का समूह या 56 नदी नालों का समूह क्या कहलाता है? 56 का मैदान वह कंठल का प्रदेश कहलाता है। कि माही नदी के किनारे प्रतापगढ़ के जो तटवर्तीय प्रदेश है, जो तटवर्तीय मैदान क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है? कंठल का प्रदेश कहा जाता है। कौन सा प्रदेश कहा जाता है? कंठल का प्रदेश कहा जाता है। कंठल का प्रदेश कहा जाता है। और अब हम देखेंगे कौन सा प्रदेश है? वागड़ प्रदेश या वागड़ क्षेत्र। वागड़ क्षेत्र किसे कहा जाता है? यानी डूंगरपुर से लेकर बांसवाड़ा तक, यानी डूंगरगढ़ से लेकर डूंगरपुर से लेकर बांसवाड़ा के मध्य जो विखंडित क्या है? चोटियां हैं, यानी वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर से लेकर बांसवाड़ा के मध्य जो विखंडित पहाड़ियां हैं उसे कहा जाता है वागड़ क्षेत्र। क्या कहा जाता है? वागड़ क्षेत्र। यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य जो विखंडित पहाड़ियां हैं या क्षेत्र है उसे कहा जाता है वागड़ क्षेत्र। क्या कहा जाता है? वागड़ क्षेत्र। तो हमने पढ़ा था, कौन सा बेसिन पढ़ा था? माही बेसिन पढ़ा था। और माही बेसिन के अंतर्गत हमने पढ़ा कि 56 का मैदान किसे कहा जाता है और कंठल का प्रदेश किसे कहा जाता है, और हमने पढ़ा वागड़ का प्रदेश किसे कहा जाता है। यहाँ की एक विशेषता और है कि माही नदी है, यह नदी यू आकार की आकृति बनाती है। यू अंग्रेजी के यू आकार की आकृति
बनाने वाली कौन सी नदी है? तो आपको बताना है माही नदी है। कौन सी नदी है? माही नदी है। एक माही नदी की विशेषता और है, जो करक रेखा है। कौन सी रेखा? करक रेखा है, उसको करक रेखा है उसको दो बार काटती है। तो आपसे पूछा जाए कि ऐसी कौन सी नदी है जो करक रेखा को 2 बार काटती है, तो आपका उत्तर होना चाहिए माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी, जो करक रेखा को 2 बार काटती है, जो करक रेखा को 2 बार काटती है। इसके बाद में हम देखेंगे कि माही बेसिन के अंतर्गत पुष्प प्रदेश क्या है। पुष्प प्रदेश क्या है? कौन सा प्रदेश है? पुष्प प्रदेश क्या है? यानी प्राचीन काल में पुष्प प्रदेश की संज्ञा माही बेसिन को दी गई है। किस बेसिन को? माही बेसिन को दी गई है। तो आपसे पूछा जाए कि प्राचीन काल में पुष्प प्रदेश की संज्ञा किस बेसिन को दी गई है, तो वह संज्ञा दी गई है माही बेसिन को। किस बेसिन को? माही बेसिन को संज्ञा दी गई है। और इस बेसिन में सर्वाधिक पाया जाता है महुआ। क्या पाया जाता है? महुआ पाया जाता है। और इस महुआ के पुष्प से क्या बनाई जाती है? शराब बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? शराब बनाई जाती है। यानी पुष्प प्रदेश की हम बात करें कि प्राचीन काल में पुष्प प्रदेश की संज्ञा किस बेसिन को दी गई है, तो पुष्प प्रदेश की संज्ञा दी गई है माही बेसिन को। किस बेसिन को? माही बेसिन को संज्ञा दी गई है। और जब माही बेसिन की हम बात करें कि यहाँ पर सर्वाधिक महुआ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? महुआ पाया जाता है। और जिसके पुष्प से किसका निर्माण किया जाता है? शराब का निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है? शराब का निर्माण किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से 56 का मैदान, कांठल का प्रदेश व वागड़ क्षेत्र सम्मिलित किया गया है। कौन सा क्षेत्र है? वागड़ क्षेत्र। तो हमने पढ़ा पुष्प प्रदेश, जो माही बेसिन में पुष्प प्रदेश को प्राचीन काल में माही बेसिन की संज्ञा दी गई है, यानी जो जिसमें महुआ सर्वाधिक पाया जाता है और महुआ के पुष्प से शराब का निर्माण किया जाता है। और ये 56 का मैदान, कांठल का प्रदेश और वागड़ क्षेत्र में क्या है? फैला हुआ है ये क्षेत्र। तो हमने चर्चा की थी पूर्वी मैदानी प्रदेश की। पूर्वी मैदानी प्रदेश को 3 भागों में विभाजित किया गया, यानी इसका वर्गीकरण किया गया। सबसे पहले हमने पढ़ा कौन सा बेसिन? सबसे पहले हमने पढ़ा चंबल बेसिन। चंबल बेसिन में हमने पढ़ा बीहड़ क्षेत्र। क्या पढ़ा था? बीहड़ क्षेत्र। आपको क्या याद होना चाहिए कि हमने कल क्या पढ़ा था, और आपके दिमाग में ये चीजें होनी चाहिए कि हमने पूरे मैदानी प्रदेश में हमने पढ़ा कि इसको 3 भागों में विभाजित किया गया, यानी चंबल बेसिन, उसके बाद में बनास या बाणगंगा बेसिन, और इसके बाद में माही बेसिन। माही बेसिन में हमने क्या पढ़ा? 56 का मैदान पढ़ा और कांठल का प्रदेश पढ़ा व वागड़ प्रदेश पढ़ा। इसके बाद में हमने पढ़ा इससे पहले कि बाणगंगा बेसिन व बनास बेसिन, जिसमें हमने पढ़ा पीडमांट का मैदान। कौन सा मैदान? पीडमांट का मैदान। और इसके बाद में हमने पढ़ा खेराड़ का प्रदेश, और इसके बाद में हमने पढ़ा रोही का प्रदेश। तो आज हमने पढ़ा है पूरा पूर्वी मैदानी प्रदेश, और इसका जो अगला भाग है हम कल लेकर आएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों आप सभी का, और आप तब तक आप बने रहे हमारे YouTube चैनल डैफोडिल कोचिंग क्लासेस पर। तो एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद दोस्तों।